सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 6 की बुक का पाठ 1 भाषा बोली लिपि और व्याकरण का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले भाग में पढ़ा था भाषा एवं उसके भेद। आज हमारा बिंदु रहेगा बोली। जैसे कि आप कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं बोली क्या होती है, तो आइए हम इसमें देखें। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि यह क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। सरकारी कार्यों में इसका प्रयोग नहीं होता तथा इसका अलग अपना रचा हुआ साहित्य भी नहीं होता। जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये क्या है बोलियां हैं। तो अब हम बोली को समझेंगे। बोली किसे कहते हैं? जिस प्रकार भाषा का कार्य विचारों का आदान प्रदान करना है, ठीक उसी प्रकार बोली का कार्य भी विचारों का आदान प्रदान करना है। किस स्तर पे? केवल सामान्य बातचीत के स्तर पे। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा क्या होती है? पूरे देश भर में बोली जाती है। बोली का क्षेत्र अर्थात बोली कम जगह या किसी स्थान विशेष में, जैसे हम गढ़वाली बोलेंगे तो वह हम केवल अपने घर में, गांव में, शहर में, अपने राज्य स्तर तक ही बोल सकते हैं। उससे बाहर उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि उसको समझने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए इसका क्षेत्र क्या है? सीमित होता है क्योंकि यह क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। सरकारी कार्यों में इसका प्रयोग नहीं होता। बोली का प्रयोग सरकारी कार्यों में नहीं होता है, जबकि भाषा में सरकारी कार्यों में भाषा का प्रयोग होता है। इसका अपना रचा हुआ साहित्य नहीं होता। और जैसे हम हिंदी भाषा या कोई इंग्लिश, संस्कृत, इन भाषाओं में अनेकों ग्रंथ देखते हैं, उस प्रकार हम बोली में किसी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं देखते। ठीक है, और ये इसके उदाहरण दिए गए हैं। अब हम ऊपर दिए गई परिभाषा या उनके आधार पे हम इनका अंतर करेंगे। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, अर्थात भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। क्या लिख देंगे? बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य रचना होती है। भाषा में साहित्य रचना, साहित्य अर्थात पुस्तकें कई सारी लिखी होती हैं, काव्य, कई सारी कविताएं, कई सारे नाटक, कई सारे निबंध, कई सारी चीजें होती हैं। जबकि बोली केवल बोली जाती है। बोली का प्रयोग क्या होता है? केवल बातचीत के लिए होता है। इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। और एक कंडीशन, यदि इसमें किसी बोली में साहित्य रचना होने लगे तो वह फिर बोली नहीं रहती, वह बोली ही उपभाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे हिंदी की कई उपभाषा है ना, ब्रज, अवधी। अब इनमें कई सारे काव्य हिंदी में लिखे गए हैं, वह हिंदी में तो नहीं है पर इन बोलियों में है, और वह बहुत लोगों द्वारा पूरे भारतवर्ष में भी या कई जगहों पे पढ़े जाने लगे हैं। इसलिए अब इन जैसे ब्रज, अवधी को बोली नहीं, इनको उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उप मतलब भाषा से जो थोड़ी छोटी है, भाषा के समीप ही है। ठीक है, उसे उपभाषा कहते हैं। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। सरकारी जो भी हमारे आदेश होते हैं वो क्या है, या जो भी हम कोई प्रमाण पत्र हो गया, कुछ भी हम जो भी हमारे पास होते हैं सरकार से जुड़े हुए कागज या कुछ भी काम, वो सब क्या होते हैं? भाषाओं में होते हैं, या तो हिंदी में होंगे या इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता है। ठीक है, यह सामान्य व्यवहार की भाषा या सामान्य व्यवहार में प्रयोग की जाती है। यह इसके क्या थे? अंतर थे। भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाएं या बोली सब जो भी है
ठीक है, लगभग यह इन्होंने बताया है। लिपि, अब लिपि किसे कहते हैं? लिपि क्या है? जैसा आपने पहले पढ़ा था, लिपि कुछ चिन्ह होते हैं। लिपि अर्थात कुछ चिन्ह। चिन्ह किस लिए आवश्यक है? अब हमने भाषा पढ़ी है तो हमें भाषा की पहचान के लिए, ठीक है। अब यह अंग्रेजी भाषा हमने पढ़ी, हिंदी पढ़ी, तो हम कैसे पहचानेंगे अंग्रेजी भाषा है या हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है या बांग्ला है या उड़िया है या तमिल है? उसके लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो उन चिन्हों के द्वारा हम क्या करते हैं? भाषा को पहचानते हैं। तो आइए परिभाषा देखें इसकी। प्रत्येक भाषा में लिखने के कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं, ठीक है। भाषा को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उन्हें भाषा की लिपि कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर जानेंगे। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, ठीक है। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जैसे लिखा हिंदी भाषा में लिखा है लड़की नाच रही है। हिंदी भाषा में क्या लिखा है? लड़की नाच रही है। हम कैसे पहचाने हिंदी भाषा है? क्योंकि इसमें वर्णमाला है, ल ड का पे ई की मात्रा लड़की लिखा है, तो हमें पता है यह वर्णमाला हिंदी भाषा में होती है, ठीक है। और अंग्रेजी में इन्होंने दिया है द गर्ल इज डांसिंग। अब हमने कहा THE द GIRL गर्ल, तो यह क्या है? अंग्रेजी भाषा। कैसे पहचाना है? क्योंकि इसमें A to Z अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया है। अब अगला पंजाबी है, तो अब इन्होंने पंजाबी में लिखा है। अब पंजाबी तो मुझे भी पढ़नी नहीं आती, पर इन्होंने यही लिखा है कुड़ी नचदी, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो ये क्या है? ये गुरुमुखी लिपि है। ये क्या है? गुरुमुखी लिपि है। इसका अर्थ है लड़की नाच रही है। तो ये लड़कियों को जैसे कुड़ी कहते हैं, नाचदी या नचदी सी, इस तरीके से कुछ ये लिखा है। तो अब हमने इसमें देखा है लिपि, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अर्थात देवनागरी के अंतर्गत आता है आ से ज्ञान तक इन वर्णों में, इन वर्णमाला के द्वारा देवनागरी को लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा, इसकी लिपि क्या? रोमन। तो रोमन में A to Z का प्रयोग होता है। और पंजाबी गुरुमुखी, तो इनकी अलग से वर्णमाला, ये अपनी इन्होंने एक वर्णमाला पंजाबी भाषा की होती है। क ख ग घ आदि ये प्रयोग करते हैं, एड़ा ओड़ा ये। अब अगला है व्याकरण। अगला क्या है? व्याकरण। जैसे भाषा और व्याकरण था, भाषा बोली लिपि ये हम सब पढ़ लिए। अब आगे व्याकरण। तो व्याकरण को हम समझें। इन्होंने उदाहरण दी, इनको ध्यान से पढ़ो। बोला हमने खाना खा ली है। अगली पिक्चर है जो लड़की सो रहा है, रमा पका भोजन रही है। तो अब हमने इसमें देखा हमें कुछ अटपटा सा ये वाक्य लग रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये सभी वाक्य क्या है? अशुद्ध हैं। अब अशुद्ध है तो अगर हम ऐसा बोलते हैं तो जो सुनने वाला होगा, जो व्याकरण का जानकार होगा, वो लोग हम पर हंसेंगे। इसलिए हम हंसी के पात्र ना बने और हमारी जो विचार है वो अच्छी तरीके से, वह सरल एवं अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुँचे। इसलिए भाषा के साथ व्याकरण का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब हमें भूख लगी है, तो हमने कहा हम कहना चाह रहे हैं मुझे भूख लगी है। अब हमने गलती से कह दिया, हमें नहीं पता क्या बोलना है, हमने लिखा हमें भूख नहीं लगी है। तो मम्मी कहेगी भूख नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, सो जाओ, मम्मी हमें खाना नहीं देगी। उसी प्रकार हमें बोलना पड़ेगा मुझे भूख लगी है, शुद्ध बोलना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात दूसरों तक पहुंच पाएगी। तो इनको शुद्ध हमने लिखा है हमने खा लिया है, बहुवचन है तो हमने खा लिया है। अब लड़की है तो लड़की स्त्रीलिंग में है, तो लड़की सो रही है, तो इसका हमने लिंग परिवर्तन किया है। रमा भोजन पका रही है,
ठीक है, तो इसमें हमने इनका क्रमबद्ध किया। ठीक है, इन शब्दों को हमने क्या किया, क्रमबद्ध किया। तो इन नियम, ये सभी नियम हैं। तो किस में, जब हम कर्ता कर्म क्रिया इस तरीके से लिखते हैं ना, तो हमें कौन सा लिंग प्रयोग करना है, कौन सा वचन प्रयोग करना है, कौन सा कारक प्रयोग करना है, तो यह नियम हमें कौन सिखाता है, व्याकरण। लड़की है तो उसे स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, लड़का है उसमें पुल्लिंग का प्रयोग करना है, एक है तो एक वचन, उससे अधिक है तो बहुवचन आदि। ये सभी जो नियम हैं ये किस में होते हैं, व्याकरण में। तो हम देखते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाए, वह व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण क्या है, जो हमें किसी भाषा की शुद्धता की नियम सिखाए, वह व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा, तो हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है। ठीक है, अब व्याकरण के विभाग, व्याकरण का कार्य क्या क्या होता है, ये किन विभागों में कार्य करता है। तो व्याकरण के 3 विभाग या अंग माने जाते हैं। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, अब वर्ण विचार का क्या कार्य है, इस भाग में वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। वर्ण, आपने वर्णमाला भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वर्ण किस प्रकार बना है, किन वर्णों से, किन किन वर्णों से मिलकर बना है, कैसे बना है, तो वह सब इसमें विचार किया जाता है। शब्द विचार में इसमें शब्दों की उत्पत्ति एवं उनके भेद, क्या इसमें शब्द देखेंगे हम, अब आगे हम पढ़ेंगे कई प्रकार के शब्द हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे उनके भेद हैं, ये सब जानकारी होती है। एवं वाक्य विचार, इसमें वाक्यों की रचना, वाक्यों के प्रकार आदि संबंधी जानकारी दी जाती है। तो ये आज हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। तो क्या सीखा, तो आप इसे देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों की प्रमुख भाषा पर डैश का चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। असम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो असमिया। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम। मेघालय में खासी, पंजाब में पंजाबी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हिंदी और दिल्ली में हिंदी। तो इस तरीके से आप इनको देखेंगे। मध्य प्रदेश में हिंदी, सिक्किम में हिंदी, त्रिपुरा में त्रिपुरी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और महाराष्ट्र में मराठी। इसको आप देखेंगे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हिंदी भाषा की लिपि डैश है, तो हमने देखा था क्या लिपि है, तो आप उसको फिल करेंगे। ठीक है, भाषा के 2 रूप होते हैं, डैश तथा लिखित, तो इसमें डैश में आप ये फिल करेंगे कौन सा आपने लिखा है। गुजराती तथा हिंदी भाषा, गुजरात तथा हिंदी भाषाएं डैश राज्य में बोली जाती हैं, तो गुजरात में क्या है, हिंदी भी बोली जाती है, साथ साथ गुजराती भी बोली जाती है। भोजपुरी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, तो ये भोजपुरी भाषा हमारी यूपी के कुछ क्षेत्रों में एवं बिहार में, यूपी एवं बिहार आदि में बोली जाती है। भारत में लगभग डैश भाषाएं बोली जाती है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था 1652, 1652 भाषाएं इसमें बोली जाती हैं। डैश भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, तो ये क्या है, आप इसको फिल करेंगे। अब सही के सामने सही का निशान और गलत के आगे गलत का निशान। भाषा के 2 रूप होते हैं, तो आपने इसको देखना है। मौखिक भाषा स्थायी होती है। अब मौखिक भाषा स्थायी होती है, लिखित भाषा स्थायी अर्थात परमानेंट, जिसको हम संरक्षित कई समय तक रख सकते हैं, वो ऐसी कौन सी भाषा होती है, मौखिक होती है, लिखित होती है। तो मौखिक भाषा होती है, तो सही है तो आपने सही करना है, गलत है तो आपने गलत करना है। भाषा और बोली में अंतर नहीं होता,
तो ये सही है या गलत है? अभी हमने कुछ पढ़ा था आगे, तो उसके आप इनसे करेंगे। लिपि से ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। लिपि से शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? तो इसको आप ठीक करो या देखो क्या ये सही है या गलत है। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। इन देखो कौन सा सही है, तो उसे सही को आप टिक करो, जो गलत है उसे क्रॉस करो। निम्नलिखित भाषाओं के सामने उनकी लिपि लिखो। तो इसमें इन्होंने अरबी भाषा की कौन सी लिपि है, संस्कृत भाषा की कौन सी लिपि है, अंग्रेजी की कौन सी, हिंदी की, उर्दू की, पंजाबी की। ठीक है, इनको आप लिखेंगे। आगे से भी आप देख सकते हैं, इसमें भी भरी गई हैं या लिखी गई हैं, आप इनको जानकारी लेंगे। प्रश्न है, अब आपने इन प्रश्नों में भाषा की परिभाषा एवं भाषा को कितने रूपों में विभाजित किया जाता है, ये 2 प्रश्न आप पहली वीडियो में पहले होमवर्क में कर चुके हैं। अब आज हमने टॉपिक शुरू किया था बोली से, तो आप लिखेंगे बोली किसे कहते हैं, तो बोली की परिभाषा लिखेंगे आप, एवं कुछ बोलियों के नाम भी आप उदाहरण में लिखेंगे। भाषा और बोली में अंतर, आप ऐसी एक तालिका बनाएंगे जैसा आपने बुक में देखी थी, आप उसमें कम से कम 3 या 4 अंतर लिखेंगे, साथ में कुछ बोलियों के उदाहरण भी लिखेंगे, कुछ भाषाओं के उदाहरण भी लिखेंगे। अगला है लिपि किसे कहते हैं, तो ये आपने भी पढ़ा लिपि किसे कहते हैं, उसमें कम से कम आप 5 भाषाएं एवं उनकी सामने लिपि भी लिखेंगे। व्याकरण का क्या महत्व है, अभी आप लिखेंगे व्याकरण का महत्व कैसे लिखेंगे। आपने अभी हमने लास्ट में पढ़ा था व्याकरण का क्या महत्व, यदि हम व्याकरण का भाषा में विशेष महत्व है, यदि हम भाषा में व्याकरण का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम अपने विचारों को ठीक से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, और व्याकरण के बिना हम भाषा प्रयोग करने से लोगों के बीच में हंसी के पात्र भी बनेंगे। इसलिए भाषा के साथ व्याकरण का प्रयोग अनिवार्य होता है और आवश्यक होता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इन्हें क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बस आपका होमवर्क यहीं पे कंप्लीट होता है। तो यह होमवर्क है, यह जो गृह कार्य है, ये आपने 2, 4, 5 दिन, कम से कम ये 5 दिन का आपका ये होमवर्क हो चुका है। आपने बड़े आराम से शुद्ध साफ ये कार्य करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। वीडियो को कई बार देखिए, फिर आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं सभी करेंगे। यदि आपको कोई शंका होती है तो आप मुझे फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी शंका बता सकते हैं। धन्यवाद।